फिर स्टार्ट करता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीए फाउंडेशन। ठीक है, इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द सिचुएशन जब तुम लोग को एग्जाम पेपर में ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। कंसाइनमेंट आना है मतलब आना ही है, एंड इट विल बी कवरिंग योर 10 मार्क्स। ठीक है, और इफ इंस्टीट्यूट का मन हुआ तो क्या पता 15 मार्क का क्वेश्चन दे दे, बट मान के चलो 10 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। आपका मॉड्यूल 1 का एकदम लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे अपना मॉड्यूल 1 पूरा कवर हो जाएगा, और ये टॉपिक जिसका कमांड में आ गया ना, सपोज 10 मार्क तो आ ही गया। एंड दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो आप एकदम कंप्लीटली नया पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उसमें से कुछ ना कुछ कनेक्टेड था क्लास 11 से। ठीक है, ऐसे लग रहा था थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, रूल्स वही थे। बट कंसाइनमेंट इज प्योरली अ न्यू टॉपिक। यहाँ पे आपको हर एक चीज अच्छे से, जिस तरीके से मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन का वर्किंग नोट्स कैसे बनता है, टाइम ग्राफ बनाना है, वैसे बनाते जाना। एंड इतना इजी टॉपिक हो जाएगा कि आपको सबसे फेवरेट टॉपिक ही आपका कंसाइनमेंट रहेगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपको ब्रेन यूज करना है। प्रॉपर ब्रेन का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं, लॉजिक्स यूज करना है। ठीक है, तो देखो कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब क्या है? कौन लोग होता है जो कंसाइनमेंट बिजनेस करता है? आप लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे सुना होगा, प्रिंसिपल और एजेंट। कुछ एजेंट होते हैं। एजेंट लोग क्या करते हैं? जैसे कि आपने प्रॉपर्टी डीलिंग में देखा होगा, प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है? एजेंट होता है, बिकॉज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कोई और होगा, बायर ऑफ द प्रॉपर्टी कोई और होगा, सेलर कोई और है, बायर कोई और है। उसके बीच में एक मीडिएटर होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दलाल, ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर को बोलूं तो एजेंट ही हुआ ना। जैसे कि आप शेयर मार्केट में देखते हो, शेयर मार्केट में सेलर कोई और है, शेयर्स बायर कोई और है, बट उसके बीच में एक मीडिएटर है जिसको अपन स्टॉक ब्रोकर बोलता है। ठीक है, जिसके थ्रू अपन शेयर्स को बाई और सेल करते हैं, तो वो भी क्या है? एजेंट है। ठीक है, ये एजेंसी टाइप के लोगों की जरूरत क्यों है? सो कंसाइनमेंट इज बेसिकली एन एजेंसी बिजनेस। ठीक है, जब आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, जब आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने चाहते हो ना, तब तुम लोग को ये कंसाइनमेंट बिजनेस का रिक्वायरमेंट होता है। लेट्स से सपोज अपन है आसाम में, तो आसाम का सबसे मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग चीज कौन सा है? टी। ठीक है, अब सपोज लेट्स अज्यूम मेरा एक चाय का बागान है। ठीक है, मेरा एक टी बागान है, मैं टी बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा टी बागान है, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल पर्सन यहाँ आसाम में बैठ के आसाम को कवर कर सकता हूँ। ठीक है, बट इज इट पॉसिबल कि मैं जाके कलकत्ता में भी गुड सेल करूं अपना, दिल्ली में भी सेल करूं, गुजरात में भी करूं, महाराष्ट्र में भी करूं? पॉसिबल है क्या मेरे लिए? इफ मैं वहां जाऊंगा तो यहाँ वाला बिजनेस कौन देखेगा? प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अब मेरे को अपना बिजनेस को एक्सपांड करना है। आई वॉन्ट दैट मेरा जो चाय है जो मेरे बगान में बनता है, वो गुजरात में भी सेल हो, राजस्थान में भी सेल हो, महाराष्ट्र में भी सेल हो, उड़ीसा में भी सेल हो, हर जगह सेल हो। तो अब क्या करें? मुझे मेरा टी तो बेचना है। तब मैं क्या करता हूँ? एजेंट्स अपॉइंट करता हूँ। ठीक है, वहां के लोकलाइट पर्सन को अपॉइंट करता हूँ। क्यों लोकल पर्सन को अपॉइंट करना है? बिकॉज लोकल पर्सन को लोकल मार्केट का नॉलेज होता है। वो हर एक लोकल पर्सन को जानता है दैट ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ जेन्युइन पर्सन एंड ही इज वेरी बैड। ठीक है, उसको उस पर्टिकुलर बिजनेस का बैकग्राउंड के बारे में पता होगा कि अच्छा इस बिजनेस को अपन गुड सेल करेंगे तो इसका पैसा टाइम से आ जाएगा, इफ इस बिजनेस को सेल करेंगे तो पैसा डूब भी सकता है, ये देता नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? लोकेलाइट के पास होगी ना। इफ मुझे गुजरात में बिजनेस करना है, सपोज सूरत में करना है, अब मेरे को वहां क्या पता सूरत का कौन सा बिजनेसमैन अच्छा और कौन सा नहीं? मुझे बॉम्बे में अपनी टी को सेल करना है, मुझे नहीं पता बॉम्बे में कौन सा टी सेलर रीसेलर अच्छा है और कौन सा नहीं। कभी कभी होता ना, दिखने में तो बहुत बड़ा आदमी है लेकिन लोगों का पैसा नहीं चुकाता है, तो मुझे सिक्योर्ड भी रहना है, राइट? और मैं एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकता। उस कंडीशन में बिजनेस एक्सपांड करने का तरीका है कंसाइनमेंट। ठीक है, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा कि बहुत बार डॉन लोग बात करते कि ये कंसाइनमेंट निकलने वाला है, ये कंसाइनमेंट आप पिक कर लेना। सोने का कंसाइनमेंट होता है, ड्रग्स का कंसाइनमेंट होता है। कंसाइनमेंट बेसिकली क्या है? इट्स अ बल्क ऑफ गुड्स ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच विल बी रिसीव्ड बाय वन ऑफ योर नोन पर्सन। ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ से टी बेचना है, कहाँ कहाँ बेचना था, पूरा ऑल ओवर द इंडिया कवर करना है। ठीक है, तो मुझे जिस जिस सिटी, जिस जिस एरिया में सेल करना होगा, मुझे वहां का एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज आज आप लोग देखते हो पतंजलि, पतंजलि की प्रोडक्ट, क्या पतंजलि वो बाबा रामदेव आके हर जगह बेच रहा है क्या? उसने क्या कर रखा है? आउटलेट्स दे रखे हैं, राइट? अदर ब्रांड्स में भी क्या हो रहा है? अदर बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं उनके एजेंट्स घूमते रहते हैं मार्केट में,
और आपके शॉप्स में आते हैं और बोलते हैं भैया ये गुड्स खरीद लीजिए, कंपनी का ये रेट है, ये स्कीम है, राइट। तो अब एक बात बताओ, ये जो एजेंट होता है ये कौन है? ये एक इंडिविजुअल पर्सन है इंडिपेंडेंटली, या फिर मेरा एम्प्लॉय कहलाएगा वो? सपोज मैंने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि तुम जाना, मैं उसको क्या करता हूँ, गुड्स सप्लाई करता हूँ, सैंपल्स देता हूँ, तुम कस्टमर्स को शो करना, एंड जो डिमांड होगा मुझे बताना, मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा, राइट। अब वो जो बॉम्बे वाला एजेंट है वो मेरा एम्प्लॉय है या इंडिपेंडेंट पर्सन है? इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। बिकॉज जब एम्प्लॉय होता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाएगा, जैसा मैं करूंगा उसको वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या जरूरी है कि वो सिर्फ मेरा ही गुड्स सेल करता हो? वो किसी और का गुड्स भी तो सेल कर सकता है ना, उसका काम ही है एजेंसी का बिजनेस। ये जरूरी है क्या आप एक ही प्रोडक्ट का एजेंट बनो? आप मोर देन वन प्रोडक्ट के एजेंट भी बन सकते हो। उस कंडीशन में काम आता है कंसाइनमेंट। सो बेसिकली कंसाइनमेंट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होता है, वन इज द पर्सन सेंडिंग द गुड्स, अनदर इज द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग द गुड्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एक कौन है जो गुड्स भेज रहा है, जो असली में रियल ऑनर ऑफ द गुड्स है। जैसे कि सपोज मैं टी भेजूंगा यहां से, तो आई एम द ऑनर ऑफ द टी, एंड रिसीव होगा किसको? मेरे एजेंट को। मेरा एजेंट क्या करेगा? आगे सेल करेगा, राइट। तो मेरे एजेंट के पास जो गुड्स पहुंच गया है, क्या ही इज द ऑनर ऑफ द गुड्स? नहीं ना। जब वो सेल करेगा, जिस पर्सन को सेल करेगा, दैट पर्सन विल बी द ऑनर ऑफ गुड्स, राइट। यानी बेसिकली एजेंट कुछ है ही नहीं, he is not the owner of the goods until and unless goods are sold by the agent. Until and unless goods are sold by the agent, who is the owner of the goods? कौन होगा मालिक उस गुड्स का? मैंने चाय भेजा मुंबई वाले एजेंट को, एंड उसके पास काफी टाइम तक पड़ा रहा, वो सेल नहीं कर पाया, ठीक है। हु विल बी द ऑनर ऑफ दैट टी? हम ही होगा ना। बाई चांस कल को वो टी खराब हो गया, हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल पर्सन? हम ही होगा ना, बिकॉज एजेंट को कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई एम द रियल ऑनर ऑफ दैट गुड्स। इफ एजेंट ने उसको आगे सप्लाई कर दिया होता, सेल कर दिया होता, एंड उसके बाद उस टी को कुछ हो जाता, देन कौन रिस्क बियर करता? जो बाई कर चुका है, राइट। जो परचेज कर चुका है, परचेजर करता। आई बात समझ में? यही है कंसाइनमेंट का प्रोसेस, ठीक है। सपोज यहां खड़े होते हैं अपन, ये अपन है, यहां है मेरा, ये है सेलर, हाँ। हम लोग आसाम का कोई सप्लाई करते हैं, हम लोग आसाम से कोई एजेंट को भेजेंगे, आसाम से एजेंट भेज, लेकिन आसाम वाला एजेंट बाहर जाके क्यों बेचेगा? आसाम वाले एजेंट को उस मार्केट का नॉलेज नहीं होगा ना, क्योंकि उसको कैसे पता? सपोज अब राजस्थान का कोई आदमी आता है, तुम्हारा एक दुकान है, वो अपना गुड्स सब दिखाता है, तुमको पसंद भी आता है, तुम उस दिन इतने ही मीठे बात करते हो ना, उसको लगता है तुमसे अच्छा इंसान तो इस धरती पे भी नहीं है। वो तुम पे फेथ करके सारा गुड्स सप्लाई करवा देता है, एंड जब पेमेंट की टाइम आती है, तुम ना कॉल रिसीव कर रहे हो, ना उसका रेस्पॉन्स कर रहे हो, तब वो बेचारा क्या करेगा? उसको तो नहीं पता ना एक्चुअल में तुम कैसे हो। लेकिन जो लोकलाइट मार्केट में तुम्हारे आसपास के कॉम्पिटिटर्स है, आसपास के एजेंट्स है, उनको तो पता है ना तुम्हारा बिजनेस अंदर से कैसा है। दे दे तो दे दे। इसीलिए हम लोग ट्रस्ट वर्दी एजेंट्स को रखते हैं, जिनकी गुडविल अच्छी होती है। हर कोई को एजेंट नहीं बनाया जाता। एजेंट कंपनी जब एजेंट अपॉइंट करती है ना, उससे पहले उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री को रिसर्च किया जाता है कि कैसा आदमी है वो। यस, बड़ा बड़ा कंपनी के बड़े बड़े एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो एजेंट्स ऐसे ही अपॉइंट नहीं मिलता आपको, एजेंसी इतना इजीली नहीं मिलता है। आपको फेथ क्रिएट करना पड़ता है कंपनी के अंदर में, कि कंपनी हम आपके बिहाफ में आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे आपको, आपके माल की चोरी नहीं होने देंगे, आपके पैसा डूबने नहीं देंगे। ये फेथ जब तुम जगा देते हो ना कंपनी के अंदर, ट्रस्ट विच यू बिल्ड, उसी से आपको एजेंसी मिलता है। अदरवाइज आपको एजेंसी नहीं मिलता है किसी भी प्रोडक्ट का। कोई भी बड़ी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इट इज बेटर नॉट टू सेल द गुड्स। यदि मेरा एजेंट ही अच्छा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा उस एरिया में, मेरे को नहीं कवर करना। जरूरी थोड़ी ना हर एक सिटी को कवर करे। सिटी को कवर तो किया, लेकिन डबल नुकसान हो गया। फायदा क्या ऐसा सेल करके? तो नहीं करेंगे। तो एजेंट एक प्रॉपर जेन्युइन ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, ठीक है। अब देखो, एक है सेलर और एक होगा एक्चुअल बायर। देयर इज नो आउटलेट ऑफ द एजेंट। एजेंट का कोई आउटलेट नहीं होता, इसके बीच में होता है ये, इसको अपन बोलते हैं एजेंट। ये इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा,
दिस इज द कंसाइनमेंट। मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसको गुड्स भेजेगा और इसका काम क्या है, इस एजेंट का काम क्या है, आगे सेल करना, राइट। तो फिर ये वापस रिटर्न करवा देगा। हाँ, ये इसको सेल करेगा, नहीं, बायर के लिए अभी भी सेलर तो सेलर ही, यही जो कंसाइनर। नाउ सी देयर आर थ्री पार्टीज आई हैव सोन, एक है एक्चुअल सेलर, एक है एक्चुअल बायर, और उसके बीच में मीडिएटर, मीडिएटर को अपन बोलते हैं एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर को बोला जाता है कंसाइनर, जो गुड्स भेजता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसाइनर। मतलब हु इज द एक्चुअल ऑनर ऑफ द गुड्स इज नोन एज कंसाइनर, ठीक है। एजेंट हो गया मेरा कंसाइनी, जिसको हमने गुड्स भेजा है, एंड बायर इज द बायर, बायर इज द कस्टमर। ये है अपना कस्टमर। यहां तक कहानी समझ में आया। इस रूट के थ्रू हम इंडिया का क्या वर्ल्ड का कोई भी कोना कवर कर सकते हैं। इफ योर प्रोडक्ट इज वेरी मच गुड, आप इंडिया क्या वर्ल्ड के किसी भी स्टेट सिटी में आप अपना गुड सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एवरीवेयर, अब देखो आपको लगता होगा कि यार क्यों ही एजेंट को अपॉइंट किया, अपना दुकान ही खोल लेता, अपना एक आउटलेट खोल लेता। आउटलेट खोलने से कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, बिकॉज आपको वहां पे एक प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, एक दुकान बनाना पड़ेगा, फिर उधर एक स्टाफ को बैठाना पड़ेगा दो तीन, फिर उसका इंटीरियर का कॉस्ट, फर्नीचर कॉस्ट, एवरी मंथ रेंट का कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आ जाता ना वहां पे, ठीक है। और गुड्स नहीं बिका तो ये तो रिस्की वाला चीज हो गया ना, है ना। एवरीवेयर आउटलेट सक्सेसफुल हो जरूरी तो नहीं है। तो आउटलेट कंसेप्ट इज ए कॉस्ट कंज्यूमिंग, ठीक है, आपका बहुत महंगा कंसेप्ट है। बट एजेंसी कंसेप्ट इज ए वेरी चीपर कंसेप्ट। क्यों सस्ता है, बिकॉज एजेंट के लिए मुझे कोई ऑफिस नहीं खोलना, एजेंट का अपना खुद का ऑफिस होता है, उसके लिए मुझे ऑफिस बिल्डअप नहीं करके देना। एजेंट चाहे तो अपने घर से काम करे, चाहे कैसे भी काम करे, ये उसकी मर्जी है। वो अपना एक बैग उठाएगा, सबको प्रोडक्ट दिखाएगा, कस्टमर से ऑर्डर लेगा, मुझे ऑर्डर सेंड करेगा और मैं गुड सप्लाई कर दूंगा। इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। एजेंट का खर्चा मुझे उठाना ही नहीं, एजेंट का ऑफिस का कॉस्ट वो खुद जा रहे हैं, तो मेरा एक कॉस्ट तो बच गया, ठीक है। मेरा जो फियर है वो क्या है कि एजेंट जब कस्टमर को सेंड करेगा ना, सेल करेगा गुड्स, बाय चांस कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, एजेंट रिकवर नहीं कर पाया, तब वो मेरा लॉस हो सकता है, ठीक है। छोटा मोटा रिस्क है, बट इतने से छोटे से रिस्क के लिए मैं बहुत बड़ा फिक्स कॉस्ट नहीं लगा सकता अपने बिजनेस में, बिकॉज हम लोग फाइनेंस फील्ड से, हम लोग को क्या करना होता है, कॉस्ट कटिंग करना होता है। इफ यू हैव टू इंक्रीज योर प्रॉफिट मार्जिन, तो आप लोग को अपना कॉस्ट कम करना पड़ेगा। यू हैव टू स्मार्ट एकदम वाइजली, क्या मैं अपनी ऑफिस खोलूं या नहीं खोलूं। इफ बिना ऑफिस खोले काम चल रहा है तो क्यों ऑफिस खोलने का, ठीक है। आई बात समझ में। तो बेसिकली देयर आर टू पार्टीज टू ए कंसाइनमेंट, वन इज कंसाइनर, अनदर वन इज कंसाइनी। अब ये जो बेचारा एजेंट है, क्या ये फोकट में काम करके देगा क्या अपने को, इसके बदले में इसको कुछ चाहिए ना। ये क्या लेगा आपसे, कमीशन लेगा, राइट। कमीशन लेगा ये हम लोगों से, ये श्योर है। अब कमीशन दो तीन तरह का होता है, इस बेचारे को क्या चाहिए, कमीशन चाहिए, क्योंकि ये मेहनत कर रहा है। एंड ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है सिर्फ हमारा ही गुड्स बेचता हो, ठीक है, ये और भी दूसरी कंपनीज का एजेंट भी हो सकता है। A single person can be an agent for more than one product, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं पतंजलि के गुड्स भी बेचता हूँ, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी बेचता हूँ, मैं क्लास कुछ भी बेचता हूँ, मैं अलग अलग कंपनी की एजेंसी ले रखी है और उस पर मेरे को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता, ठीक है। हाँ, बट नॉर्मली जब हम एजेंट अपॉइंट करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स का गुड्स वो नहीं सेंड करें, क्योंकि वो यदि कंप्यूटर का गुड्स सेल कर रहे हैं तो माइट बी पॉसिबल वो हमारे गुड्स को सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। इफ मेरा कॉम्पिटिटर ज्यादा कमीशन उसको देगा तो वो किसका सेल करेगा, जो ज्यादा कमीशन दे रहा है उसी का गुड्स सेल करेगा। वो मेरे को क्या बोलता रहेगा, सर आपका गुड्स का तो डिमांड ही नहीं है, कस्टमर लोग को चाहिए ही नहीं आपका गुड्स, मैं क्या करूं, मैं हर दिन जाता हूं उनको सैंपल दिखाता हूं, बट उन लोग चाहते ही नहीं है। और वही वो मेरा कॉम्पिटिटर का गुड्स सेल कर रहा है, माइट बी पॉसिबल मेरे कॉम्पिटिटर ने उसको कमीशन ज्यादा दे रहा हो, ठीक है। तो इससे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है। तो हम लोग एजेंट पूरा वाइजली अपॉइंट करते हैं और पूरा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक एग्रीमेंट होता है, उसके बाद ही अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो एजेंसी वाला बिजनेस है इसी को अपन कंसाइनमेंट बोलते हैं। अब कंसाइनर कंसाइनी,
क्या क्या चीज होगा ये कहानी प्रॉपर्ली समझना। इसने इसको गुड्स भेजा, यानी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन गुड्स ट्रेवल कर रहा है। जब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रेवल करता है, रास्ते के अंदर में मामा लोग मिल सकते हैं, चाचा लोग मिल सकते हैं, खाकी वर्दी वाले लोग, ठीक है, दूसरे लोग भी रोड पे ट्रक पकड़ लेंगे, कुछ भी पकड़ लेंगे ना। तो प्रूफ क्या है, ये बेचारा गुड्स भेज चुका आसाम से, ये बैठा है महाराष्ट्र में, रास्ते में जर्नी बहुत लंबी है, इधर मामा जी ने पकड़ लिया। प्रूफ दिखाओ, कहाँ गुड्स जा रहा है, किस लिए जा रहा है, किधर जा रहा है, तो प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा ना। तो प्रूफ क्या होता है अपने पास में, बिल। बिल, लेकिन एक बात बताओ, हम बिल कब जनरेट करते हैं, जब गुड्स सेल होता है तब बिल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सेल हुआ ही नहीं है, यहाँ तो ये बेसिकली कौन है, ये अपना ही आदमी है ना। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ये मेरा ही आदमी है जिसको मैंने अपॉइंट किया है, इसको गुड सेंड करना क्या सेल है क्या, बट लेकिन ये जब आगे बेचेगा तभी सेल माना जाएगा ना। तो मैं तो अपने आदमी को भेज रहा हूँ, सेल तो है नहीं, तो क्या मैं इसको बिल भेजू क्या, बिल तो नहीं भेज सकता। बिल हम लोग कस्टमर्स को देते हैं, जिसको हम लोग इनवॉइस बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस, ठीक है। टैक्स इनवॉइस हम अपने कस्टमर को जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल है। मैं यहाँ बिल तो नहीं इश्यू कर सकता, लेकिन कुछ तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना, ठीक है। कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट के रास्ते में मामा जी लोग पकड़ ले तो उनको बता सके कि मामा जी ये देखो, ये पर्टिकुलर ऑनर ऑफ द गुड्स है, मैं इनका एजेंट हूँ, इसने गुड्स भेजा है, मैं वहां आगे सेल करूंगा, एकदम लीगल है, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो कुछ तो भेजना पड़ेगा। तो बिल के जैसा ही, बिल के जैसा ही एक डॉक्यूमेंट भेजेगा सेलर एजेंट को, कंसाइनर कंसाइनी को, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। पहले तो एक एक टर्म पता चला, एक होता है कंसाइनर, कंसाइनर कौन है, ओनर ऑफ द गुड्स, उसी को अपन कंसाइनर बोलता है, ठीक है। दिमाग में अच्छे से पिक्चराइज करना, सोचना कि तुम्हारा एक प्रोडक्ट है, तुमने एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया है, अपने लोकल एरिया को तो कवर कर लिया, वहां तो अच्छी खासी डिमांड है, अब अपने को बड़ा बनना है। बड़े बनने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी सिटीज में भी सेल करना होगा, तभी तो सेल इंक्रीज होगा ना। बिकॉज लोकल एरिया में द प्रोडक्ट विच यू सेल इन द लोकल मार्केट वो तो लिमिटेड अब उतना ही होगा ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो हो नहीं सकता तुम्हारा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर भी उसको सेल करना पड़ेगा। लोग आउटलेट्स क्यों खोलते हैं, ताकि उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो और ज्यादा कस्टमर्स उसमें एड ऑन हो जाए। तो मुझे वो करने के लिए कंसाइनमेंट बिजनेस चाहिए। तो वी आर द कंसाइनर, ऑनर ऑफ द गुड्स, जो गुड्स सेंड करता है। कंसाइनी कौन है, यस एजेंट। लेमन में लिख रहा हूं, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज प्रॉपर डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। लेकिन पिक्चराइज करने के लिए आपको हर एक टर्म चीज क्लियर होना चाहिए। हाँ, कहाँ पे, टी, मेरा बगान है, टी बगान है ये मेरा, ये मेरा टी कंपनी है, एके टी डिस्ट्रीब्यूटर। है 100-150 एकड़ में फैला हुआ है बट हम दानवीर है, दे दिया। एक ही टी डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अपन बैठा है आसाम में, डकैती डकैती करेगा हम। अपन है आसाम में, तो बेचारा कंसाइनर कहाँ है, आसाम का। अपना एजेंट कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र, वहां बेचना है अपने को, समुद्र पे राज करेंगे, ठीक है। और वहां के लोकल कस्टमर जो भी हो। तो कंसाइनर कौन है, ऑनर ऑफ द गुड्स, कंसाइनी, एजेंट ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो कुछ तो डॉक्यूमेंट चाहिए, समझ में आया। क्यों डॉक्यूमेंट चाहिए, रास्ते में मामा लोग पकड़ लिया तो प्रूफ के लिए, या फिर रास्ते में सपोज गुड्स को कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है,
आग लग सकती है, डूब सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इंश्योरेंस करवाना पड़ सकता है। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा चेहरा देख के तो करेगा नहीं ना, उसका तो डॉक्यूमेंट देखेगा वो। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो डॉक्यूमेंट बिल की तरह ही होता है, इनवॉइस की तरह ही होगा, बट उसको अपन बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलेगा? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। इट इज इन द शेप ऑफ इनवॉइस, एग्जैक्टली इनवॉइस की तरह ही होता है, बस उसके ऊपर नाम जो होता है ना, वो टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस होगा। द नेम रिटेन ऑन द टॉप विल बी प्रोफॉर्मा इनवॉइस, और कुछ नहीं है। जैसा एक प्रॉपर बिल बनता है ना, वैसा ही रहेगा, बस नाम ऊपर लिख देगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है, टैक्स इनवॉइस इसलिए नहीं लिखा बिकॉज दिस एजेंट इज नॉट द बायर ऑफ द गुड्स। ये मेरा कोई बायर नहीं है, ठीक है, ये कोई मेरा कस्टमर नहीं है, मेरा खुद का ही आदमी है, यानी मैं अपने आप को ही गुड्स सेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से यहां जब गुड्स निकलता है, तो यहां से जब गुड्स निकलेगा, इसको साथ में एक डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा ना, उस डॉक्यूमेंट को अपन बोलते हैं क्या? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। डॉक्यूमेंट सेंड बाय कंसाइनर, नहीं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। हाँ, वो चालान तो अलग ही होगा। चालान होगा तुमको ट्रांसपोर्टर से अलग माल छुड़वा के लेके आना है, तब तुमको चालान चाहिए। जैसे दुकान वालों को चालान करके देता है नहीं, लोकल मार्केट में होगा। फिर उसका क्या होगा, गोडाउन में सामान पड़ा है, गोडाउन में भी स्टोर कीपर रहता है, तो वो तुमको तो जानता नहीं है ना, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, उस दुकान का चालान दिखाना पड़ेगा कि भैया हमको बोला है कि वहां से पेमेंट हो गया है, आप मेरे को गुड्स दे दो, तब वो तुमको गुड्स दे देते हैं, ठीक है, वो वहां चालान काम आएगा। प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या हो गया? डॉक्यूमेंट सेंड बाय कंसाइनर along with the to consignee यहां तक समझ में आया? अब देखो इसने किया, अब एक चीज समझना कि वी आर द कंसाइनर फ्रॉम आसाम, ठीक है, हम लोग को आसाम का टी बेचना है जगह जगह, अलग अलग स्टेट में। ये तो एक एग्जांपल है कि मेरे पास मुंबई का एजेंट है, मेरे पास और भी बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं। मैंने राजस्थान में भी मेरे अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजेंट हो सकता है, ठीक है। गुजरात में अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग एजेंट हो सकता है, साउथ में अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग एजेंट, बहुत सारे एजेंट्स अपन अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एजेंट से मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स द मेन मोटिव टू आइडेंटिफाई एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि हम जब गुड सेल कर रहे हैं, भेज रहे हैं, मुझे क्या करना है, उससे प्रॉफिट कमाना है। तो मेरा एक एजेंट मुझे कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जब अपन अकाउंट सीखते हैं, अकाउंटिंग करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम सारी ये जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं कंसाइनमेंट बिजनेस का, क्यों करेंगे? ताकि मैं पता कर सकूं कौन सा एजेंट मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी एक एजेंट की वजह से मेरे बिजनेस को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस एजेंट को मैं क्या करूंगा, एग्रीमेंट उसके साथ कैंसिल कर दूंगा कि मुझे उस सिटी में गुड सेल ही नहीं करना, कि भैया आप मेरे कोई फायदे के नहीं हो, सिर्फ आपसे खर्चा ही हो रहा है, मेरा गुड्स तो आप सेल ही नहीं करते हो, जो मेरा टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आई एम टेकिंग द एजेंसी फ्रॉम यू, मैं किसी और पर्सन को देना चाहता हूँ। तो ऐसे अपन एग्रीमेंट ब्रेक कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आपका एक से ज्यादा एजेंट हो सकते हैं, तो जितने ज्यादा एजेंट्स, उन सबकी हमें बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है? कंसाइनर खुद अपने अलग अलग एजेंट्स का, ताकि पता कर सके कि किस एजेंट से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कंसाइनर अपने बुक्स में मेंटेन करेगा एजेंट का अकाउंट, एक तो ये, प्लस वो सारा डिटेल एंड डेटा कि कितना गुड्स भेजा, गुड्स सेंड करने में क्या कॉस्ट लगा, एजेंट ने मेरे बिहाफ में कितना कॉस्ट इनकर किया, एजेंट ने कितना गुड्स सेल कर दिया, सेल करके कितना पैसा वो मुझे भेज चुका है, अभी भी एजेंट से मुझे कितना पैसा लेना है,
कितना गुड्स अभी भी एजेंट के पास में पड़ा है, ये सारी डिटेल भी तो एक जगह बनानी पड़ेगी ना। देखो क्या क्या होगा, एजेंट को अपन गुड्स भेजेंगे, ठीक है, क्या क्या हो सकता है अच्छे से, जब तक पिक्चराइज नहीं करोगे, सोचोगे नहीं कि बिजनेस है, तुमने एक एजेंट अपॉइंट किया है, दिमाग में लेके आओ कि तुम लोग सबका चाय बागान है, ठीक है, एक ब्रांड है तुम लोग का, तुम लोग को एक पर्टिकुलर सिटी में सेल करना है, सपोज अपन आसाम में बैठे, आसाम से महाराष्ट्र में सेल करना है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी आर इन आसाम, ये अपना आसाम का ऑफिस है, यहां से मुझे गुड्स कहाँ भेजना है, मुंबई, यहां मैं गुड्स भेजूंगा, ठीक है। अब सोचो, जब ये गुड्स यहां से निकलेगा, ये गुड्स यहां से जाएगा मुंबई वाले के पास तक, तो आपको लगता है कि आपका कुछ खर्चा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा ना, ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन बियर करेगा, बायर है ही नहीं यहाँ, ये मुंबई वाला अपन का ही आदमी है, दिस इज द कंसाइनर एंड दिस इज कंसाइनी, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां से ये गुड्स निकल रहा है, ठीक है, गुड्स जा रहा है उसके तक, जब गुड्स जा रहा है ना, तो उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट भी जा रहा होगा मेरा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। इस प्रोफॉर्मा इनवॉइस में क्या लिखा हुआ होगा, कंसाइनी का नाम, मेरा नाम, एड्रेस, सब कुछ, दुकान का नाम, एड्रेस, क्या क्या गुड्स जा रहा है, कितना क्वांटिटी है, उसका रेट क्या है, एवरीथिंग उसमें एक बिल की तरह बनेगा, बस नाम अलग है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, वो उसके साथ भेज दूंगा मैं। अब जब ये यहां से गुड्स निकलेगा ना, कुछ कुछ खर्चे हो सकते हैं ना, खर्चे इन द सेंस, एक्सपेंस कौन सा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये कंसाइनर कुछ एक्सपेंसेस करता है जब गुड्स सेंड करता है, ट्रांसपोर्टेशन एक लॉजिकल, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाएगा तो खर्चा तो लगेगा ना, एंड कंसाइनर खुद सेंड कर रहा है तो वो ट्रांसपोर्टर का तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, और क्या क्या हो सकता है, इंश्योरेंस, ये दो तो बेसिक एक्सपेंस है जो वो करेगा, क्योंकि जब वो गुड्स भेजेगा एक जगह से दूसरी जगह, उसको रिस्क है ना, रास्ते में चोरी हो गया, खराब हो गया, गुम गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया नेचुरल कैलामिटी से या कुछ भी हो गया, तो रिस्क फ्री होने के लिए वो क्या करेगा, उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा के भेजेगा, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस का कॉस्ट भी कौन बियर कर रहा है, कंसाइनर। मेरे एक घर से, और दिस इज द मेन हाउस, मेरे एक घर से दूसरे घर तक गुड्स आ रहा है, राइट, मुंबई इज माई सेकेंड हाउस, तो अब रास्ते में गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, 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 कहां तक पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टर डायरेक्ट उसके घर पे आ जाएगा क्या, ट्रांसपोर्टर से तो ट्रांसपोर्टर के पास ही जाएगा, तो गुड्स पहुंचा ट्रांसपोर्टर के पास। अब ट्रांसपोर्टर के वहां से गुड्स कंसाइनी को अपनी ऑफिस तक लेके आना है, चाहे कंसाइनी की ऑफिस हो, गोडाउन हो, कुछ भी हो, वहां तक वो लेके आएगा, तो यहां तक आएगा। दिस ट्रांसपोर्टर समटाइम्स कैन बी कस्टम पोर्ट ऑल्सो, फॉरेनर है, ठीक है, इंडिया के बाहर से गुड्स आता है, तो वो भी तो हो सकता है ना, इंडिया के बाहर का कोई सप्लायर है, उसने एजेंट अपॉइंट कर रखा है इंडिया में, इट इज पॉसिबल, ठीक है, हम लोग भी तो यहाँ बैठे बैठे किसी और आउट ऑफ द कंट्री भी तो एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं ना, तो गुड्स सेंड करेंगे तो वो रिसीव करेगा, तो यहां से अब देखो, ट्रांसपोर्टर से लेके अपने घर तक गुड्स लाने में भी खर्चा लगता है, खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, यहाँ क्या क्या एक्सपेंस लग सकता है, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय कुछ नहीं, ये टैक्स टाइप का ही होता है, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स होता है जब कस्टम पोर्ट से निकलता है तो, ठीक है, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपका फ्रेट, कैरेज, ये सब लग सकता है ना, ट्रांसपोर्टर के ऑफिस से लेके घर तक आने में, राइट,
अब आ गया अपनी ऑफिस में, उसके जर्नी के बीच में भी कुछ हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? यस, इस जर्नी से इस जर्नी के बीच में भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? चोरी हो सकता है, सबसे बड़ा खतरा है चोरी हो सकता है। सपोज इस स्टेज पे कुछ लॉस हो गया, हो सकता है ना ऐसा, नुकसान रास्ते में गुड्स का। लेकिन ये लॉस जो होता है ना, बेसिकली दो फैक्टर से, एक है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने पानी की टैंक देखी है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है, रास्ते में खड्डों में खट 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 वो पानी गिरता ही रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा। यानी जितना पानी का टैंक में आप भर के भेजोगे एक जगह से दूसरी जगह, एक्चुअल में कभी भी उतना बाहर नहीं होगा। जितना इनफ्लो हुआ उतना आउटफ्लो होता ही नहीं है, क्योंकि वो रास्ते में ठकर 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 से ही कितना होता है, गिर जाता है। पेट्रोल, पेट्रोल जब आप पेट्रोल की बड़ी बड़ी ट्रेन देखते हो ना, ठीक है, उसमें जब पेट्रोल भरा जाता है और वापस निकाला जाता है, उस ड्यूरेशन में इवापोरेट हो जाता है। पेट्रोल तो क्या होता है, इवापोरेट होता है ना। तो वो सारा क्या है, क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? वो कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन ये पता है खराब जरूर होगा। ठीक है, ये पता है खराब जरूर होगा। सपोज यहाँ तो हमने चाय का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही एग्जाम्पल आपका एप्पल का होता। हमने कश्मीर से एप्पल मंगवाया, आप है ना कितना ही कोशिश कर लो, रास्ते में कुछ एप्पल्स तो खराब निकलेंगे। जब आप वापस वो पूरा का पूरा एक कंसाइनमेंट को ओपन करोगे ना, उसमें सारे फ्रेश एप्पल्स निकल नहीं सकते, कुछ तो खराब होते ही है ना। यानी क्या उस लॉसेस को अपन कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। द लॉसेस विच कैन नॉट बी कंट्रोल होना ही है। भगवान को भी लगा दो वहां पे कि सर आप सिक्योरिटी करना, कृष्ण जी को, कान्हा जी को, सबको लगा दो, पर बोलता क्या करूं, खड्डे हैं, पानी गिरेगा ही, पेट्रोल इवापोरेट होगा, इसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकते, तो वो होना ही है ना। उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉस, ठीक है, जिसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली लॉसेस की बात करूं तो एक क्या आया, नॉर्मल लॉस। यहां तक कहानी क्लियर है? देखो ये पूरा चैप्टर एक स्टोरी है, इफ स्टोरी समझ में रहा, हर एक पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है ये क्लैरिटी रहा ना, कसम से बोल रहा हूँ इससे इजी चैप्टर कोई है ही नहीं। पूरा स्टोरी, और स्टोरी भी कोई इलॉजिकल स्टोरी नहीं है, अपन आसपास ऑब्जर्व करते हैं एज ए बिजनेसमैन, सोचो यही तो होना है, इससे ज्यादा कुछ होना भी नहीं है। एक हो गया नॉर्मल लॉस, एक होता है प्लेयर्स। प्लेयर्स मूवी देखा है? रास्ते से सोना उड़ा देता है उन लोग, ठीक है, वो क्या करता है, वो क्या नाम है, मैजिशियन, कुछ इल्यूजन क्रिएट करता है, उनको पता ही नहीं चलता है, फिर वो स्पाइडर हैक कर लेता है उसको, ठीक है। वाज दैट अ कंट्रोलेबल लॉस? यस, दैट वाज द कंट्रोलेबल लॉस। यदि आपने अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया होता, हैक नहीं होता, ठीक है, उस इल्यूजन के लिए भी आपने कुछ सोचा होता कि ऐसा भी रास्ते में हो सकता है, तब आपका वो लॉस नहीं होता ना, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, वाज दैट ए कंट्रोलेबल लॉस? सपोज आपका एक रास्ते से आसाम से लेके मुंबई तक जा रहा है गुड्स, रास्ते में ट्रेन में से या फिर कहीं से भी आपका गुड्स चोरी हो गया, आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। आपने यदि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती उस गुड्स को, प्रॉपरली सर्विलेंस होता, सिक्योरिटीज होता, सब कुछ होता, तो चोरी नहीं होता ना। तो उसको अपन बोलते हैं कंट्रोलेबल लॉस। तो लॉसेस आर बेसिकली टू टाइप्स, एक कंट्रोलेबल और एक नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल का एग्जाम्पल है पानी की टंकी, पेट्रोल टैंक्स, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। पेरिसेबल गुड्स, इन शॉर्ट पेरिसेबल गुड्स, ठीक है। नहीं हाँ, नेचुरल कैलामिटीज इज नॉट ए कंट्रोलेबल, वो भी अनकंट्रोलेबल है। जैसे फ्लड आ गया, अब क्या करेगा, लेकिन फ्लड के लिए भी कुछ किया जा सकता था। सपोज आपका एक बहुत बड़ा गोडाउन है, उसमें पानी भर गया, तुम्हारी गलती से भरा, तुमने यदि गुड्स को एक प्रॉपर अपर साइड में रखा होता, जहां जहां से तुमको पता है कि यहाँ से पानी घुस सकता है, वहां प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन करवाया होता, तो पानी अंदर तक तो नहीं आता, गुड्स तक, ठीक है। तो वो तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस है। आया बात समझ में? हाँ, कुछ भी करेगा लॉस तो होगा, कुछ लॉस होगा, सारा डूब जाना, सारा तो नहीं डूबेगा, हाँ कुछ होगा, वो तो तुम्हारा फिर नेचुरल कैलामिटी, कुछ नहीं करेगा, वो नॉर्मल लॉस है, वो तुमको नहीं, वो सारे बिजनेसमैन को होगा, और सिर्फ तुमको हो रहा है, बाकी सब बिजनेसमैन ने अपना गुड्स बचा लिया है, देन इट इज योर कंट्रोलेबल लॉस था। वो तुम्हारा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो लॉस हो गया। क्लियर है?
तो लॉसेज आर ऑफ टू टाइप, वन इज कंट्रोलेबल एंड अदर वन इज नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल का मतलब रास्ते में चोरी हो जाना, खराब हो जाना, ये सब क्या है, नॉन कंट्रोलेबल। तो उसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। हाँ, चोरी इज ए कंट्रोलेबल। आई बात समझ में? लॉसेज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नॉर्मल लॉस एंड अदर वन इज एबनॉर्मल लॉस। अभी जस्ट मैंने बताया कि लॉस दो तरह का होता है, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अपनी स्टोरी कहां तक चल रही थी कि एक कंसाइनर है असम का, वो अपने एजेंट मुंबई में कंसाइनी है, उसको गुड्स भेज रहा है। जब वो गुड्स भेजता है तब उसके पॉकेट से कुछ खर्चा होता है। ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो किसकी पॉकेट से हो रहे हैं? कंसाइनर की पॉकेट से। फिर रास्ते में कभी कभी गुड्स लॉस हो सकता है। लॉस दो तरह का हो सकता है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। क्या नॉर्मल लॉस कंट्रोलेबल है? नॉर्मल लॉस कंट्रोलेबल है क्या? पेट्रोल इवापोरेट हो जाना, पानी गिरना रास्ते में, वो सब कंट्रोलेबल है क्या? नहीं है। क्लियर है? नॉर्मल लॉसेज आर नॉट कंट्रोलेबल, वेयर इज एबनॉर्मल लॉस वो सारे कंट्रोलेबल है। ठीक है, सो नॉर्मल लॉस क्या हो गया? नॉन कंट्रोलेबल, वेयर इज एबनॉर्मल लॉस आर कंट्रोलेबल लॉसेज। तो लॉस हो सकता है। फिर मेरा गुड्स आसाम से निकल के महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टर तक पहुंचेगा। अब ट्रांसपोर्टर से लेके कंसाइनी के ऑफिस तक, गोडाउन तक, वेयरहाउस तक गुड्स पहुंचना होगा। उसके लिए ये जो एक्सपेंसेस है कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। ये करने के बाद ही तो कंसाइनी के यहाँ पे गुड्स आएगा ना। गुड्स आ चुका, हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र वाला को तो अपन नहीं जानते ना, वहां क्या रूल्स है, कैसे गुड्स क्लियर करवाना है। वो तो एजेंट को हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि सारा काम तुम देख लेना। ठीक है, हाँ, सब कुछ होगा, वही स्टोरी है। ठीक है, अब देखो गुड्स पहुंच चुका है किसके पास में? कंसाइनी के पास में। अब इस गुड्स का केयर करने के लिए उसको खर्चा करना पड़ सकता है। जैसे कि माइट भी पॉसिबल कंसाइनी को एक गोडाउन लेना पड़ गया, एक स्टाफ अपॉइंट करना पड़ा। ठीक है, वो सारे, या फिर गुड सेल करना है, मैंने बोला कि आपको जो करना पड़े करो। आपको महाराष्ट्र में, मुंबई में एडवर्टाइजमेंट करना है करो, स्कीम प्रोवाइड करनी है करो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए। ठीक है, तो कंसाइनी कुछ सर्टेन एड ऑन एक्सपेंसेस भी तो कर सकता है गुड्स पहुंचने के बाद। ठीक है, क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है? गुड्स पहुंच चुका है, ये ध्यान रखना, गुड्स कंसाइनी के पास आ चुका है, ये कंसाइनी के पास गुड्स आ चुका है। क्लियर है? अब कंसाइनी और क्या क्या एक्सपेंस कर सकते हैं? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी क्या क्या करेगा? वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, जैसे आप लोगों ने बोला। और क्या करेगा? यदि गुड्स बहुत ज्यादा है, बल्क में है, तो वो अपने घर पे तो रखेगा नहीं ना, अलग से क्या करना पड़ेगा उसको? गोडाउन लेना पड़ेगा, वेयरहाउस लेना पड़ेगा, ऑफिस लेना पड़ेगा, तो उसका खर्चा भी लगेगा उसको। तो गोडाउन रेंट हो सकता है। ठीक है, अब गोडाउन के अंदर कल को गुड्स को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस वगैरह करवा सकता है ना वो, गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखेगा, कल को भाई चोरी वोरी नहीं हो जाए। वो तो रास्ते के लिए था, रास्ते में कुछ हो गया तब तक का रिस्क था, पहुंचने के बाद कुछ हो गया फिर क्या करोगे? वो रिस्क, ये जो था ना इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस ये ट्रांसपोर्टर करके देता है कि भैया टेंशन मत लो, रास्ते में कुछ हो गया पहले ही इंश्योरेंस करवा लो। लेकिन एक बार गुड्स अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद कुछ हुआ तो ट्रांसपोर्टर बोलेगा अब हम क्या करें, हम तो आपको अच्छे से डिलीवर कर चुके थे, दैट वाज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको अच्छे से केयर से हैंडल करते। तो अब क्या हो रहा है कि कंसाइनी के पास तो पहुंच गया, कंसाइनी कंसाइनर को बोलता है सर मैंने आपका गुड्स अच्छे से एक नया गोडाउन लिया है, उसमें रख के रखा है। तो कंसाइनर बोलता है कल को कुछ हो गया तो सर उसके लिए तो कुछ सोचा नहीं है। क्या सोचा नहीं है? इंश्योरेंस करवाओ उसका, राइट? तो कंसाइनर उसको बोलेगा कि इसका इंश्योरेंस करवाओ, वो भी, हाँ, फिर तो नुकसान कंसाइनर का। पे कौन कर रहा है? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी।
मैंने ये नहीं लिखा एक्सपेंसेस बॉर्न बाय कंसाइनी, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ एक्सपेंसेस पेड बाय। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, ये एक्सपेंसेस भी क्या था? इंश्योरेंस में तो कंसाइनी करेगा, इंश्योरेंस में पैसा आएगा, वो सिर्फ कंसाइनी से वापस रिकवर करने अपना भी खर्च है, पे कर रहा है कंसाइनी। ये क्या था? एक्सपेंसेस पेड एंड बॉर्न बाय कंसाइनर। गोडाउन में इंश्योरेंस ये तभी करेगा जब वो कंसाइनर बोलेगा तब, नहीं मतलब अपना सिंगल प्रोडक्ट का वो कर रहा होता है, नहीं मतलब कंसाइनर तभी पे करेगा, तो वो क्यों पे करेगा? नहीं, वो प्रोपोर्शनेट पे करेगा। हाँ मतलब पूरा तो पे नहीं करेगा, डिपेंड, वो तो एग्रीमेंट के ऊपर है। बहुत बड़ा एरिया ले रखा है भैया, आपके लिए 500 स्क्वायर फीट है, दूसरा प्रोडक्ट के लिए 500 स्क्वायर फीट है, तो जिसके लिए 500 स्क्वायर फीट होगा उससे उतना रेंट रिकवर करेगा वो। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड होगा वो। और अगर कंसाइनर बोले नहीं, वो अपना खुद से गोडाउन है उसका, खुद से करेगा ही नहीं वो कुछ। एजेंट आदमी कुछ नहीं करता खुद से। अरे मतलब वो उसके पास है, वो उसमें पर बोल रहे कि तो बस वो कर रहा है अपना बियर। कंसाइनी का ही हुआ। हम लोग तो कंसाइनर की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, कंसाइनी क्या करे भाड़ में जाए, ठीक है, वो वाली कैटेगरी में अपन। गुड्स पहुंच चुका है, गुड्स पहुंचने के बाद भी सर्टेन एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए, राइट? क्या क्या किया? एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, इस टाइप का एक्सेट्रा। तो ये कोई भी खर्चा है वो ये कर रहा है, ठीक है, इतना काम उसने किया। अब क्या करेंगे? अब कंसाइनी गुड सेल करेगा आगे। कंसाइनी का काम क्या होगा? गुड सेल करना। अब कंसाइनी के पास में क्या क्या हो सकता है? कंसाइनी इस गुड्स को सेल कर देगा, सोल्ड, अनसोल्ड, ये दो ही कैटेगरी हो सकता है। या तो बिक गया या फिर उसके पास ही पड़ा है, मुंह धो लो, सवेरे सवेरे टुकुनी लगी ऐसे। हाँ आ रहा है ठीक है, गुड्स। अब कंसाइनी क्या करेगा? उस गुड्स को सेल कर देगा या फिर अनसोल्ड रहेगा। अनसोल्ड का मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? सेल हो गया, तो सेल होने के बाद क्या करना है? ये सेल करेगा तो किसको सेल करेगा? कस्टमर, बायर या कस्टमर को सेल कर दिया इसने। कंसाइनी का काम क्या होगा? गुड्स बेचो, पैसा कलेक्ट करो और कंसाइनर को भेज दो, फिर उससे कमीशन मिलेगा ना, राइट? कंसाइनी का काम क्या रहेगा? गुड्स सेल करो मार्केट में, सेल किया कस्टमर को, पैसा कलेक्ट करो और कंसाइनर को भेज दो वो पैसा, राइट? अब कमीशन भी एक सेल पे थोड़ी मिलता होगा, मुझे ये वैसे मिलता है टाइम पे। हाँ, जितना सेल से है उतना वो टाइम पे, और अगर सेल नहीं करें तब भी कमीशन नहीं सेल नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, वाले का टुल्लू। हाँ, एम्प्लॉय काम करे चाहे नहीं करे सैलरी तो मिलेगा, लेकिन एजेंट को तो काम करना ही पड़ेगा। इफ वो गुड्स नहीं बेचेगा तो उसको 1 रुपए का कमीशन नहीं मिलेगा। जितना गुड्स सेल करेगा उसके ऊपर उसका कमीशन होता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा तो हो गया, एक प्रोसेस समझ में आता है। एक प्रोसेस में क्या किया? कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, भेजने के टाइम पहले कंसाइनर ने खुद कुछ एक्सपेंसेस किए, फिर रास्ते में वो लॉस हो सकता है, देन ट्रांसपोर्टर के पास पहुंचा वो, ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी के घर पे, तो ये एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? कंसाइनी खुद बियर कर रहा है। देन कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने के बाद उस सर्टेन गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस वो कर सकता है, एंड देन उसका एक ही काम होता है, गुड्स सेल कर दो या फिर उसके पास पड़ा रहेगा। अब कंसाइनी जो कुछ भी करता है, जितने एक्सपेंसेस बियर करता है, आर टू बी बॉर्न बाय द कंसाइनर, बिकॉज कंसाइनी कोई एम्प्लॉय नहीं है या फिर ऑनर नहीं है। कंसाइनी को सिर्फ एक चीज मिलता है, दैट इज कमीशन, एंड उस 2% कमीशन के लिए वो इतने सारे एक्सपेंसेस बियर नहीं करने वाला, ठीक है?
ये सारे एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर. So these are all reimbursable expenses. These are all reimbursable expenses. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? Expenses paid by consignee are reimbursable. हाँ, RE. Expenses paid by consignee are reimbursable expenses. हाँ, by consignor. That is any expenses paid by consignee is the expense of consignor. एक्चुअल में ये सब खर्चा किसका है? कंसाइनर का है, कंसाइनी का नहीं. बस कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर पे कर रहा है एंड सारा रिकवर कर देगा. These are all recoverable. रिकवरेबल, वापस रिटर्न मिल जाएगा. जैसे कि सपोज तुम बाहर जा रहे हैं, हम तुमको बोलेगा कि मेरे लिए खाने को लेके आ जाना, तो एक बार तो तुम पे कर देगा, लेकिन वापस हम क्या करेगा, रिटर्न में तुमको पैसा देगा ना. यानी तुम्हारा वो एक्सपेंस इज अ रिम्बर्सिबल एक्सपेंस. या फिर सपोज सोचो कि हम तुमको ये ऑडिट करने भेजा, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तुम ऑडिट करने गया, वहां पे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, तुमने दोपहर में खाना भी खाया, ठीक है, वो सारा एक्सपेंसेस लगता गया. एट द एंड ऑफ द ऑडिट हम क्या करेगा, तुमको जितना भी तुम्हारा एक्सपेंसेस लगा है उसको रीपे कर देगा. मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, तुम्हारे लिए रिम्बर्सिबल है कि तुमको वापस मिल ही जाएगा वो पैसा. और कंसाइनी होगा ना. एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी आर रिम्बर्सिबल एक्सपेंस बाय कंसाइनर. रिम्बर्सिबल कौन करेगा? कंसाइनर देगा ना कंसाइनी को. क्लियर है? तो किसके बुक्स में वो एक्सपेंस रहेगा? कंसाइनर के बुक्स में वो एक्सपेंसेस है, कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं है. क्यों? ये तो जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी बियर कर रहा है. यहां तक कहानी क्लियर है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या हो गया? हाँ पूछो. हाँ, एवरीथिंग ऑल द एक्सपेंसेस बॉर्न बाय कंसाइनी. ठीक है. हाँ, यस, ठीक है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है पता है? कि कंसाइनी ने क्या क्या गुड सेल किया किसी कस्टमर को. कंसाइनी ने गुड सेल किया किसी कस्टमर को और वो क्या क्या पैसा नहीं दे रहे, पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया. अब ये बैड डेब्ट्स कौन बियर करेगा? मेरे मुंबई वाले एजेंट ने क्या किया, किसी लोकल पर्सन को गुड सेल किया, मेरा टी वगैरह सेल किया था, और वो पैसा ही नहीं दे रहे, डूब गया पैसा, धोखेबाज निकला वो. तो अब कौन लॉस बियर करेगा? ये विश्वास किया था, बट उसने ये नहीं बोला था कि भैया डूब गया तो नुकसान हम भरेगा. हमारा काम है एज ए गुड फेथ, मेरे लिए तो वो अच्छा ही पर्सन था, जो भी एजेंट होगा उसके लिए तो वो अच्छा ही था. अब किसी की नीयत बदल गई, दैट पर्सन चेंजेस हिमसेल्फ, तो क्या कर सकते हैं? कंसाइनी बोलेगा मेरे को आप देते हो 2%. सपोज लेट्स से सपोज उसने क्या किया, 2 करोड़ का गुड सेल किया. 2 करोड़ के ऊपर 2% कमीशन कितना होता है? 2 लाख रुपए. अब वो 2 करोड़ डूब गए, 20 लाख. कितना? अच्छा 2%, 4 लाख रुपए का कमीशन. 4 लाख रुपए का, अरे सुनो, 4 लाख का कमीशन
4 लाख का उसका इनकम होना है, अब वो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, तब वो एजेंट कितना बियर करे? 2 करोड़ रुपए। बोले 4 लाख का इनकम के लिए हम 2 करोड़ रुपए का रिस्क ले? नहीं चाहिए भैया, आपका पास ही रखो अपना गुड्स, हमको बेचना ही नहीं है आपका गुड्स। वो बेचेगा क्या ऐसा? इतना बड़ा रिस्क तो कोई नहीं था। माना इसका तो रिस्क है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा अपने को नहीं चाहिए। तो क्या होगा? वो नहीं करेगा ना, बट कभी कभी करेगा, कभी कभी। अभी तो क्या बोला कि कंसाइनी बोला भैया बैड डेब्ट्स का रिस्क नहीं चाहिए, मेरा काम क्या है, मैं आपका गुड्स बेचूंगा वहां, ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि आपका पूरा पैसा रिकवर हो टाइम पे और मैं आपको बेच दूंगा, मेरा इतना सा काम है, ठीक है, गुड फेथ पे मैं आपके लिए काम करूंगा। लेकिन गलती से पैसा डूब गया तो उसके लिए आई एम नॉट द रेस्पॉन्सिबल। इफ एनी डेटर इज नॉट रिपेइंग यू, बैड डेब्ट्स हो गया, देन आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, इट विल बी द लॉस फॉर यू ओनली। मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप गुड सेल कीजिए, कोई डूब जाएगा तो देखा जाएगा, बात की बात है, मैं ही बियर कर लूंगा। एक कंडीशन ये है, उसमें मैं उसको दूंगा नॉर्मल कमीशन 2% के लिए, ठीक है। अब मुझे बहुत रिस्क लग रहा है क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई इतना बड़ा जगह है, लोग कहाँ कहाँ से आके बिजनेस कर रहा होगा, हम कैसे रिकवरी कराएगा? अच्छा वसूली भाई नहीं मिला तो फिर क्या होगा? अब बहुत टेंशन में हम, अब हम करें क्या? तब हम कंसाइनी को बोलते हैं सुन, तू मेरा गुड्स बेचता है, तेरे को मैं 2% कमीशन देता हूँ, सिर्फ गुड्स सेल करने का, पैसा रिकवर करके मेरे को भेजने का। नाउ if you bear my all the risk of bad debts, if you bear my all the risk of bad debts, ठीक है, then I will give you a commission of 5%। 2% की जगह मैं तुम्हें 5% का कमीशन दूंगा, जितने कस्टमर को तुम सेल करोगे, ठीक है। लेकिन रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स किसको बियर करना है? कंसाइनी को ही बियर करना, और कंसाइनी एग्री हो जाता है, ठीक है। यानी अब देखो कमीशन इंक्रीज हो गया ना, अब उसको लग रहा है इनकम ज्यादा, अरे डूबते हर बार थोड़ी ना डूबेगा, इट इज ए वंस इन अ ब्लू मून, वो हर एक अच्छे कस्टमर को ही सेल करेगा। अब अच्छा कस्टमर भी डूब गया, देन इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बिजनेस है तो लॉसेस भी होते हैं हर कस्टमर के लिए। अब सारा रिस्क तेरा, मुंबई स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर तू जितना गुड सेल करेगा सारा तुम्हारा रिस्क। इफ एक कस्टमर जिसको मुझसे 10,000 रिकवर करना है वो भी डूब गया ना, दैट रिस्क ऑल्सो टू बी बॉर्न बाय यू, ऑल द कस्टमर। बट उसके लिए मैं तुम्हें, अब वो रिस्क ले रहा है तो वो 2% कमीशन पे तो काम नहीं करेगा ना, उसको क्या चाहिए? ज्यादा कमीशन चाहिए, तो मेरे को ज्यादा लालच देना पड़ेगा। मैं उसको बोलता हूँ तुझे 5% कमीशन दूंगा, वो भी खुश, बोलता 5% का कमाई हो रहा है, जिसमें क्या है, दुकान भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, गुड्स बनाएगा मैं, बेचेगा कोई और, मेरे को तो बीच में बस कुछ नहीं करना, बातें करनी है, जाके दुकान में बैठना है। एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट हैज जीरो इन्वेस्टमेंट, वो कुछ इन्वेस्ट नहीं करता, एक छोटू सा ऑफिस या दुकान लेके, ऑफिस लेके बैठ जाएगा कुर्सी पे, यहाँ से कॉल आया, अच्छा आपका नया प्रोडक्ट है, ठीक है सैंपल भेज दीजिए, सैंपल आया उसके पास, झोला उठाया, मार्केट में चला गया, सब दुकान में जा रहा है, बैठ के बात कर रहा है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बैठा है, चाय नाश्ता भी चल रहा है, खाना भी खा रहा है, वो भी पैसा बच रहा है। एंड एक बार तो बेचारा होगा ना, बायर का मन करेगा यार कब से बैठा है, अब इसका सैंपल देख ही लेता है, सर थोड़ा सा ऑर्डर कर दीजिए, वो ऑर्डर करेगा, गुड्स भी जाएगा कहीं और से, बेचेगा भी कोई और, पैसा भी कोई और कमा रहा है, बट बीच में तो अपना 2% फिक्स है ना, बायर और सेलर के बीच में। तो एजेंट का काम सबसे बढ़िया काम होता है, जिसको अच्छा बात करना आता है, ही कैन बी द गुड एजेंट। सिर्फ बात करने का काम है, बढ़िया सुंदर सा कपड़ा पहन के निकलो मार्केट में, दिन भर बात करते रहो दुकान में बैठ के, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। जब सप्लायर से बात हो रहा है तो सप्लायर को हवा में चढ़ाओ, और जब कस्टमर से बात हो रही है तो कस्टमर को हवा में चढ़ाओ, कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, आपको जो मैं रेट दे रहा हूँ ना किसी को दे ही नहीं रहा हूँ, ये स्कीम तो सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो यही सारा काम होता है एजेंट का, हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, 5% तो एक बहुत ज्यादा हो गया ना, तो इस कमीशन को अपन बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। क्या बोलते हैं? डेल क्रेडर कमीशन। यस, एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, क्योंकि एजेंट काम करेगा उसको कमीशन तो देना पड़ेगा ना। तो एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या हो गया? जितना ग्रॉस सेल करोगे उसका 2% आपको मिल जाएगा। अब इसमें ऑल द रिस्क आर borne by the consignor. In case of ordinary commission, not even a single person risk is borne by the consignee. वो एक भी खर्चा नहीं उठाता, बोलता मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना,
जिंदगी शॉर्टेज चाहिए भैया, आप जानो, आपका काम जानो। मैंने बड़ी ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से कस्टमर को आपका गुड्स शो किया, उसको खुश किया, उसको सेल किया, उसने खरीद भी लिया। अब मैं कंटिन्यूस फॉलो अप भी कर रहा हूँ, अब स्टिल वो पैसा नहीं दे रहा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पूरा ईमानदारी से काम किया, ठीक है। उस कंडीशन में वो रिस्क बियर नहीं करेगा। इज इट क्लियर यहां तक? तो एक कमीशन क्या हो गया, यानी यहाँ जो हमने लिखा, expenses paid by consignee are reimbursable expenses by consignor, that is any expenses paid by consignee is the expense of consignor except bad debts loss if given del creditor commission। आफ्टर कुछ नहीं, चुंगी ना का टैक्स। एक्सेप्ट बैड डेट लॉस इफ गिवन डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन देने से बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करेगा? कंसाइनी खुद बियर करेगा, देन इट विल नॉट बी अ लॉस फॉर कंसाइनर। हाँ, दिस कमीशन इंक्लूड्स बैड डेट्स अमाउंट। हाँ, समझे यहाँ तक? DRE देवसेना पढ़ रहे तुम? देवसेना नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। अच्छा, पढ़ रहे तुम? हमको ऐसा लगा सो रहा है। इतना लेट रिप्लाई आया तुम्हारा। ब्रश करते करते पढ़ रहा था क्या तुम? इसको जॉइंट वर्ड करके लिखना। डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक है। डेल क्रेडिटर कमीशन समझ में आया? सब देखो समझता है कमीशन। दो कमीशन तो समझ में आ गया। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होना है? ग्रॉस सेल्स, कंसाइनी जितना गुड सेल करेगा उसका 2% उसको कमीशन मिल जाएगा, दैट इज द ऑर्डिनरी कमीशन। और एक होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या हो गया? जहां पे द बैड डेट्स लॉसेस आर टू बी द बॉर्न बाय कंसाइनी हिमसेल्फ, तब होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। और एक तरीके का कमीशन होता है, अब मैं कमीशंस लिख रहा हूं, कितना तरीके का है। नहीं, टाइप्स ऑफ कमीशन। अभी कहीं नहीं जाना, यहीं पे। कोई बात नहीं। वो एजेंट पूरा मेहनत करेगा ना उस पैसे को रिकवर करने के लिए। कुछ भी करें, उसका पूरा डिस्कशन करें, बाकी है उसका डिस्कशन। एबनॉर्मल लॉसेस पे, हाँ, मेन तो एबनॉर्मल के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हो, नॉर्मल के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं करेंगे, अपन डिस्कशन जब उस पर आएंगे मैं बताऊंगा। अच्छा, बैक ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या है? कमीशन calculated on the gross sales made by
कंसाइनी, इसको अपन क्या बोलता है, ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। अब देखो इस ऑर्डिनरी कमीशन जब देता है ना कंसाइनर कंसाइनी को, तब ये नॉर्मली क्या करता है पता है, ये कंसाइनी को रेस्ट्रिक्ट कर देता है क्रेडिट सेल के लिए। ऑर्डिनरी कमीशन के टाइम कंसाइनर है ना, कंसाइनी को बोलता है भाई तू प्लीज उधार में मत बेचना, क्रेडिट सेल मत करना। कल को सुनो तो सही, नॉर्मली मेरे को खत्म होने दो, फिर डाउट बचेगा तो बोलना, ठीक है। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी कमीशन, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है, अब महाराष्ट्र में मुंबई वाला जो एजेंट है, मैंने उसको बोला भाई प्लीज सारा कैश सेल्स करना, डू नॉट मेक क्रेडिट सेल्स। बाई चांस आपने क्रेडिट सेल्स का पावर ज्यादा दे दिया, वो दिल खोल के क्रेडिट सेल करेगा, कल को किसी कस्टमर ने पैसा देने से मना कर दिया, डूब गया, तो जितना सेल किया ना उससे डबल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो उस बैड डेब्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करता है, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। लेकिन कभी कभी एजेंट होता है, एजेंट का भी अपना पर्सनल रिलेशन होता है लोकल मार्केट में, ठीक है। तो वो कंसाइनर को फोन करता है कि सर पार्टी एकदम जेन्युइन है, आप टेंशन मत लीजिए, एटलीस्ट 10 डेज का इसको क्रेडिट पीरियड दे दीजिए, पैसा कहीं नहीं जाएगा। वो इतना फेथ क्रिएट करता है हम लोग के अंदर में, हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है इस पार्टी को दे दो, बट हम लोग उसको फ्री विंग्स नहीं देता कि भाई तू हर किसी को क्रेडिट सेल्स कर। इफ आपने हर किसी को क्रेडिट सेल करने का पावर दे दिया ना, तो बैड डेब्ट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंसाइनी कितना मेहनत करेगा, वो तो बस डेली जाएगा पैसा रिकवर करने के लिए। अब कोई पैसा नहीं देगा तो गला तो पकड़ेगा नहीं ना उनका, नेक्स्ट टाइम जाएगा, नेक्स्ट टाइम जाएगा, ऐसे करते करते लॉस किसका हो रहा है, कंसाइनर का लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको पैसा लेट रिकवरी हो रहा है, उसका फंड ब्लॉक हो चुका है, इंटरेस्ट कॉस्ट उसको बियर करना पड़ रहा है। आई बात समझ में। सो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी कमीशन नॉर्मली क्रेडिट सेल्स इज नॉट प्रोमोटेड। यहाँ पे कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है कि प्लीज आप है ना क्रेडिट सेल लिस्ट रखना, क्रेडिट सेल करना ही नहीं है, उस तरीके से एकदम लिमिटेड करना ही नहीं है, ताकि बैड डेब्ट्स का लॉसेस कम होगा। बिकॉज द बैड डेब्ट्स यदि कुछ हुआ दैट नीड टू बी बॉर्न बाय whom? In case of ordinary commission, if there is any bad debts, then the bad debt losses will be borne by whom? कंसाइनर खुद करेगा बियर, ठीक है। अब क्या हुआ डेल क्रेडर में, डेल क्रेडर कमीशन इसलिए आया ताकि कंसाइनर सेल्स को इंक्रीज कर सके एंड कंसाइनी को प्रमोट कर सके कि दैट यू डू क्रेडिट सेल, नाउ आई हैव नो इश्यू। व्हाई? बिकॉज बैड डेब्ट्स हैज टू बी बोर्न बाय कंसाइनी हिमसेल्फ। तो वो ऐसी वैसी पार्टी को सेल ही नहीं करेगा जहां डूबने का चांसेस है, क्योंकि इफ कोई पैसा डूबा तो लॉस किसको है, तो बेचारा वो क्यों नुकसान करेगा। 5% कमीशन के लिए कितना होगा, 2 करोड़ का 5% 10 लाख रुपए, उसके लिए 1 करोड़ 90 लाख का तो नुकसान नहीं करेगा ना, वो 2 करोड़ पूरा ही चला जाएगा उसका। तो इसलिए वो क्या करेगा, एकदम जेन्युइन सेल करेगा। आई बात समझ में, इसीलिए आया डेल क्रेडर कमीशन। क्लियर है? हाँ 5% मिलेगा यदि वो सारा कैश सेल्स भी करे, बट अब उसका एग्रीमेंट हो चुका है 5% ही मिलेगा। मतलब फिक्स हो गया 5%। सारा बिजनेस थोड़ी कैश में होते हैं, तो उसको क्रेडिट नहीं सकते। हाँ एक सर्टेन डेज होता है, इससे ज्यादा आप क्रेडिट नहीं दोगे, एक सर्टेन लिमिट होता है हर एक कस्टमर का। अब तुम्हारा दुकान में सेल ही टोटल 50 लाख का है, तुमको माल थोड़ी ना 1 करोड़ का सप्लाई कर देगा, तुम तो मांग सकता है उतना, लेकिन वो एजेंट सप्लाई नहीं करेगा। और एजेंट ने तुमसे ऑर्डर उठा भी लिया ना, तो पीछे से सप्लायर गुड्स नहीं भेजेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ये पार्टी का तो सेल ही नहीं इतना, इनको रिक्वायरमेंट क्यों है,